आज का ज्वलंत टॉपिक ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और क्या ऑप्शन ट्रेडिंग आम ट्रेडर को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस बेसिकली एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो हेजिंग के पर्पस के लिए बनाया गया था। अभी यहां पे मैंने दो टर्म्स का यूज किया। पहली टर्म डेरिवेटिव, दूसरी टर्म हेजिंग। इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना जरूरी है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे किसी भी कंपनी का स्टॉक है, एक कंपनी का शेयर है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। एवरी कंपनीज शेयर कैरीज इट्स ओन वैल्यू, जिसको एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। A derivative is a security which has zero value of its own, but it derives its value from the underlying asset. जैसे फ्यूचर्स are also a derivative. Futures derive its value from the underlying asset price. For example, Tata Motors cash segment price is 615 rupees, for example. So Tata Motors futures for a given month can trade above 615 or below 615. वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शंस क्या है और क्या वो एक आम आदमी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ऑप्शन जो है वो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है और ऑप्शंस बेसिकली बनाए गए थे फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। अब हेजिंग क्या है? हेजिंग इज बेसिकली लाइक इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस इसलिए बाय करते हो अपने रिस्क को कवर करने के लिए, और हेजिंग भी इसलिए की जाती है अपने रिस्क को कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी है किसी एक कंपनी के स्टॉक की। लेट अस से यू ओन शेयर्स ऑफ रिलायंस इन अ बिग क्वांटिटी। सो लेट अस से 2000 शेयर्स ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 2300 रुपीज and you fear that out of some extraordinary reasons Reliance stock में fall, and to protect your loss, अपने लॉस को सीमित करने के लिए और आपकी जो कैश मार्केट के अंदर पोजीशन है रिलायंस के स्टॉक में, उसको आप हेज करने के लिए रिलायंस की पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। So this is an example of hedging. तो ऑप्शंस बेसिकली हेजिंग के लिए बनाई गई थी। पर आजकल लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, उस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेकुलेशन की तरह कर रहे हैं। पीपल आर टेकिंग ऑप्शन ट्रेडिंग लाइक मतलब
people are using options for speculative activity, for gambling. तो अब वो स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग की तरह जो लोग यूज कर रहे हैं उसके अपना नुकसान है, उसके अपने रिस्क हैं। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। इनिशियली मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ऑप्शंस क्या हैं और कितने तरह की होती हैं, राइट। चल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन is an option to buy. Put option is an option to sell. What does this mean? Suppose Mahindra and Mahindra stock is quoting at a price of 1600. The size of the option contract of Mahindra and Mahindra is of 700 shares. For October series, October month, let us say M&M 1600 call option is trading at a premium of 35 rupees. What does this mean? A person who is buying a call option of strike price 1600, this is strike price, at a premium of 35, theoretically will make money if M&M trades above 1600 plus 35 rupees, that is 1635. This is a example of call option. Now what is a put option? Same example, M&M is trading at 1600 and 1600 strike price put option is available at a premium of, let us say, 30 rupees. What does this mean? A person who is buying a put option of 1600 strike price at a premium of 30 will make money if M&M trades below 1600 minus 30, that is 1570. I am repeating this. A buyer of a put option will make money only if M&M trades below 1600, that is strike price, minus premium, that is 1570 rupees. Right? So this is the basic concept of call option or put option with the perspective of a buyer. So theoretically speaking, a call option buyer or a put option buyer will make money only if a stock trades above strike price plus premium in the case of call option buyer, and if the stock trades below strike price minus option premium in the case of a put option buyer. And seller of the option, be it a call option or a put option, will make money
And how much money will the seller make? Maximum money a seller can make is the premium at which he is selling the option, right? So before starting any trading in options, you must understand the basic concept of options. You must know about some basic terminology used in options trading, which is known as option Greeks. So there are 4 types of Greeks, namely delta, gamma, theta and vega. I'll explain that to you in very simple terms. बहुत मतलब आपको आसान भाषा में ये चारों टर्म्स के बेसिक्स में आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स क्लास. आई विल ट्राई टू कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल. ऑप्शंस में क्या होता है बेसिकली, जो प्रीमियम है वो समय के साथ कम होता है. ऑप्शन प्रीमियम जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम आगे बढ़ता है, जो ऑप्शन प्रीमियम है, इफ द अंडरलाइंग एसेट प्राइस मतलब स्टॉक का अगर भाव कांस्टेंट रहे, तो प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन whether call option or put option will keep on decreasing. इसको बोलते हैं थीटा. दिस इज टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन. ऑप्शन बाइंग करने के वक्त जो टाइम डिके है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So option buying has to be done in a quick manner. ऑप्शन बायर को अगर व्यू ऑप्शन बायर का ठीक भी हो, स्टिल एन ऑप्शन बायर कैन लूज मनी. अगर ऑप्शन बायर का व्यू ठीक है फिर भी वो नुकसान कर सकता है बिकॉज ऑफ थीटा, because of time decay. Option buying is difficult than trading in futures. फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए you must have knowledge of working knowledge of technical analysis. You must know in which time horizon you want to trade. Are you a positional trader or a swing trader or an intraday trader? अब तो ऑप्शंस जो हैं वो वीकली ऑप्शंस आ गई, उसमें थीटा डिके जो डिके ऑफ प्रीमियम है और भी फास्ट है. तो वीकली ऑप्शंस अनदर एस्पेक्ट. ऑप्शंस के अंदर एक लीवरेज का रोल है बहुत बड़ा. व्हाट इज लीवरेज? फाइनेंशियल, अभी हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात करेंगे. ऑपरेटिंग लीवरेज इज अनदर टॉपिक, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. सो व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? सी फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस को करने के लिए आपको 1 करोड़ की जरूरत है. तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इज 1 करोड़, बट यू डोंट हैव 1 करोड़ इन योर ओन पॉकेट. लेट अस से you have 40 lakhs. You take a debt of 60 lakhs. You take a debt of 60 lakhs. तो अब ये आपकी लीवरेज होगी. What is the leverage?
1:1.5 debt equity ratio. Similar is the case with trading in future and options. See, in case of futures, I'll talk about Nifty futures, you will understand easily. In case of Nifty futures, let us say prevalent price of Nifty is 19,500 and the lot specification is 50 shares of index. To make things simple, let us take Nifty to be 20,000 and the contract size is 50 shares, so contract comes to about 10 lakh rupees. In order to trade Nifty futures, Nifty का फ्यूचर ट्रेड करना हो तो एक्सचेंज आपसे 10% मार्जिन मनी मांगती है। 10% एक्सचेंज मार्जिन मनी मांगती है, तो 10 लाख रुपए का सौदा करने के लिए आपको बेसिकली 1 लाख रुपए चाहिए। तो आप फाइनेंशियल लीवरेज कितनी ले रहे हो? यू आर टेकिंग लीवरेज ऑफ 10 times for index futures as per exchange rules and regulations. This is financial leverage example in case of futures. अब आते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर। एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का है, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। अब इन केस ऑफ एन ऑप्शन बायर, लेट अस से वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एट द मनी ऑप्शन आपको इन केस एक्सपायरी में अभी 4 दिन पड़े हैं, तो हफ्ते के शुरू में आपको 80 रुपीज के आसपास एट द मनी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट? 80 रुपीज प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 50 शेयर्स, इट कम्स टू 4000। अब लीवरेज कितनी होगी? बेसिकली आप 4000 पे खर्च करके 10 लाख का सौदा कर रहे हो। आप इसको समझो जरा, ऑप्शन की लीवरेज कितनी ज्यादा है, रिस्क कितना ज्यादा है। आप 4000 रुपए देके 10 लाख रुपए का सौदा कर रहे हो, लीवरेज कितनी होगी? 10 lakhs divided by 4000, $250 times leverage, 250 times leverage। तो आपके पास अगर आप ठीक हो गए, आपका जो नजरिया है बाजार का वो ठीक है, तो आपको पैसे बहुत तेजी से बनेंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया गलत है तो डिके इन ऑप्शन प्रीमियम उससे भी फास्ट स्पीड से होगा। क्योंकि लीवरेज बहुत ज्यादा है तो इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है ऑप्शंस के अंदर। और लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं इसके तरफ? क्योंकि लोगों को तो जल्दी है पैसा कमाने की, लोगों को तो रातों रात अमीर होना है। उस अट्रैक्शन की वजह से, जल्दी पैसे कमाने के अट्रैक्शन की वजह से, यूथ इज गेटिंग ल्योर्ड टुवर्ड्स ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली ऑप्शन बाइंग। ऑप्शंस
कैन बी यूज टू मेक मनी, ऑप्शंस से पैसा बनता है, लेकिन हर बंदे के बस का काम नहीं है। आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। थिंग्स यू नीड टू लर्न बिफोर ऑप्शन ट्रेडिंग। Things you need to learn before option trading. First thing, you must know how to use technical analysis. अरे भाई, टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत लोगों को आजकल तो YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर फ्री में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो देख देख के लोग सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखने वाली चीज़ें भी सीख रहे हैं और ना सीखने वाली चीज़ें भी सीख रहे हैं, ठीक भी सीख रहे हैं और गलत भी सीख रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज जितनी अच्छी हो उतना ज़्यादा अच्छा, एक्सपर्ट नॉलेज हो तो और भी अच्छा। टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, एंड टेक्निकल एनालिसिस को हर फ्रेम ऑफ टाइम में यूज करना आना चाहिए। फ्रेम ऑफ टाइम का क्या मतलब है? What is the frame of time in which you are using technical analysis? Weekly frame, daily frame, then hourly frame, and less than hourly, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, और टिक बाय टिक, टिक बाय टिक। टेक्निकल एनालिसिस को सभी फ्रेम्स में यूज करने के तरीके अलग हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस को छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में यूज करना आता है? एक पेपर ले लो, उसके ऊपर एक टेबल बना लो इस तरीके से, यहां पे यस और यहां पे नो, और यहां पे लिखना शुरू कर दो पॉइंट कि क्या मेरे को ये आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज आती है, चौथी चीज आती है, पांचवी चीज आती है। यहां पे यस और नो लिखते जाओ। अगर आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर यस मिले, ओनली देन यू हैव टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, अदरवाइज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको जितनी भी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें आती हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बड़े महान शख्सियत हैं वॉरेन बफे जी। वॉरेन बफे जी बोलते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर बेसिकली किलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। बहुत लोगों के घर बर्बाद होते हैं ज्यादा पैसा कमाने की, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा को लेके, और बहुत लोग गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन करके, गैम्बलिंग करके अपने पैसे की और पीस ऑफ माइंड की और दिमागी अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी है यस और नो की, और उसमें आपको ये देखना है कि मेरे को ये चीजें आती हैं या नहीं आती। अगर मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है तभी मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी।
तो पहला मेरा क्या है कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और मेरे को टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना आना चाहिए इन एवरी टाइम फ्रेम, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो। टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना बड़े टाइम फ्रेम में यूज करना आसान है, छोटे टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना मुश्किल होता है, इट्स डिफिकल्ट। और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर छोटे टाइम फ्रेम काम आते हैं, जैसे 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। डिपेंड करता है आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो, आपका होराइजन क्या है, राइट। तो यू मस्ट नो टू यूज टेक्निकल एनालिसिस इन ऑल टाइम फ्रेम्स। अगर आपको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही है तो आप बेशक वीडियो बंद कर सकते हो, आपको पता लग गया कि मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को पहले ये चीजें सीख के करनी है, फिर आप पूरी वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा मेरे को क्या क्या सीखना पड़ेगा। और अगर आपको ये सीखना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को ना पकी पकाई खिचड़ी चाहिए होती है, सम पीपल लाइक टू बी स्पून फेड, तो फिर आप भैया इससे दूर ही रहो। चलो दूसरी चीज, टेक्निकल एनालिसिस, यू मस्ट नो टू यूज टेक्निकल एनालिसिस इन ऑल टाइम फ्रेम्स, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो। दूसरी चीज, आपको ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी की समझ होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जो मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक्स मैंने आपको बोला है, अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। आपको उसके कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, थीटा एक ग्रीक है, थीटा का मतलब टाइम डिके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऑप्शन का प्रीमियम घटता चला जाएगा। दूसरी चीज डेल्टा, गामा, ये क्या होता है? जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उसके ऊपर बेस्ड हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। अगर सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, अगर सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होगा। अगर सिक्योरिटी का प्राइस गिर रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। ये तो बेसिक है। अब वो अंडरलाइंग सिक्योरिटी के प्राइस के बढ़ने से या घटने से ऑप्शन प्रीमियम कितना अफेक्ट होगा, दैट इज वो उसकी समझ होनी जरूरी है, जिसको डेल्टा बोलते हैं। और गामा क्या है कि हमारा ऑप्शन सिक्योरिटी का प्राइस चेंज होने से डेल्टा के ऊपर भी डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा, और कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, दैट इज कॉल्ड गामा। और फोर्थ चीज है आपका वीगा, दैट इज वोलेटिलिटी। तो एक तो हो गया आपका थीटा टाइम डिके, दूसरा हो गया कि मेरा प्राइस बढ़ने से ऑप्शन में कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, तीसरा हो गया कि मेरा डेल्टा का बढ़ना घटना वो गामा है, एंड फोर्थ इज योर वीगा, वीगा है वॉलेटिलिटी। आपको विक्स की समझ होनी बहुत जरूरी है। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, वॉलेटिलिटी का मतलब उतार चढ़ाव अगर बढ़ेगा सिक्योरिटीज का, स्टॉक्स के प्राइसेस का, तो ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो बढ़ेंगे, वो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ेंगे और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरफ वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उस तरफ के ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा शूट करेंगे, तो उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स से भी ऑप्शंस प्रीमियम बढ़ते और घटते हैं। तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजी की समझ होनी चाहिए। देन यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट, हाउ टू इन विच स्ट्राइक प्राइस टू गेट, ये आपको डेल्टा से समझ आएगी। थीटा डीके होता है, आपका ऑप्शन प्रीमियम कम होता है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद ऑप्शन ट्रेडिंग।
हर काम को करने का रिस्क है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ एसोसिएटेड क्या रिस्क है, कितने तरह के रिस्क हैं, उसकी समझ बहुत जरूरी है। कुछ रिस्क तो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वॉलेटिलिटी का रिस्क है, टाइम डीके का रिस्क है, एक ऐसा रिस्क है जो फॉरेन मार्केट्स के ऊपर भी निर्भर करता है। कोई ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया, ब्लैक स्वैन मतलब कुछ ऐसा अनहोनी घटना हो गई कि सुबह बाजार में लोअर सर्किट ही लग जाए या अपर सर्किट लग जाए, उसको व्हाइट स्वैन बोलते हैं, वो भी एक रिस्क है। आपका टेक्नोलॉजी का रिस्क है, आप कोई सौदा सौदा डालना चाहते हो, सौदा यू वांट टू पंच अ ट्रेड, पर आपके ब्रोकर का सिस्टम डाउन हो गया, आपके ऑफिस का इंटरनेट उड़ गया, आपके मोबाइल का इंटरनेट बंद हो गया, टेक्नोलॉजी रिस्क। तो बहुत तरह के रिस्क हैं। तो आपको रिस्क समझ के, सारे रिस्क समझ के फिर आपको ट्रेड करना है। अगर आपको रिस्क समझ आते हैं, आप रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हो, उसको समझते हो, फिर ट्रेड करो। बेशक वो फाइनेंशियल रिस्क है, बेशक वो आपका टेक्नोलॉजी का रिस्क है, उसको समझ के फिर ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। फोर्थ, नो बिकॉज ऑप्शन इज अ हाईली लीवरेज प्रोडक्ट, तो इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है। हाईली लीवरेज मैंने अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया ना, ये देखो कि हम अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो वी आर गेटिंग अ लीवरेज ऑफ 10 टाइम्स। 1 लाख रुपए देके 10 लाख रुपए का सौदा कर रहे हैं। और ऑप्शंस के केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ लीवरेज ऑफ 250 टाइम्स। आप 4,000 रुपए देके 10 लाख का सौदा भी कर सकते हो, इससे भी कम में कर सकते हो। थोड़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस में काम कर लो तो वो 500 गुना भी हो जाता है कई बार रिस्क। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिस्क बिफोर ट्रेडिंग ऑप्शंस। एक बात और, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 95% ऑफ द पीपल आर लूजर्स। इस बात को समझ के ट्रेड करो। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। लास्ट, जो मेरी समझ के मुताबिक एक और बहुत बड़ा रिस्क है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो रिस्क है आपका इमोशनल कैपिटल का रिस्क। अब ये कौन सी बला है इमोशनल कैपिटल? इमोशनल कैपिटल, एक तो पैसे का नुकसान, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी आपसे, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी चैनल की। एक तो है पैसे का नुकसान, वो है फाइनेंशियल कैपिटल आपकी। पैसे का नुकसान हो गया तो वो एक नुकसान है, पैसे का नुकसान है। इमोशनल कैपिटल का मतलब आपकी मनोस्थिति, आपकी मनोस्थिति क्या है। अगर आपकी एक बार इमोशनल कैपिटल का नुकसान हो गया तो वो रिकवर करना, पैसे के नुकसान से रिकवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो गिरा हुआ अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ट्रेडिंग करना तो बहुत दूर की बात है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ट्रेडिंग जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस, बट ओनली फॉर दोज हु हैव नॉलेज टू ट्रेड। Trading is one of the best businesses. Rather, I would like to say trading is the best business in this world. Only if you have knowledge to trade, if you have control over your emotions, if you are disciplined, and if you are consistent
in being disciplined, etc., etc., etc. तो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्क्स, राइट. You must be aware of the financial risk, you must be aware of the emotional risks. Only then get into options trading. इससे हाथ जल सकते हैं. तो आम लोगों से, आम लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेरी राय ये है, स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग स्पेशली. वैसे तो फ्यूचर्स से भी दूर रहो. जब आप शुरुआत करते हो ना ट्रेडिंग की, इनिशियली आप जितना लंबे टाइम होराइजन के अंदर ट्रेड करोगे उतना अच्छा आपके लिए. इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. फॉर दैट यू नीड टू लर्न फंडामेंटल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस. You must know how to analyze a company, how to analyze economy, how to analyze a given industry. उसको सीखो. उसमें आप अपने आप को भी समय देते हो ग्रो करने के लिए. Then venture into trading for short term in cash segment. फिर अगर आप वो ट्रेडिंग कर सकते हो कैश सेगमेंट में, फिर उसके बाद फ्यूचर्स करो, क्योंकि वो लीवरेज्ड प्रोडक्ट है. उसके अंदर 10 गुना या 5 गुना ट्रेड कर सकते हो. स्टॉक फ्यूचर्स मार्जिन मनी इज अप्रोक्सीमेटली 18-20%, तो 5 गुना आपको पोजीशन मिल जाती है. तो लीवरेज इज 5 टाइम्स. अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी अच्छे से कर पाते हो, ओनली देन कम इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन सेलिंग उससे भी ज्यादा रिस्की है, इतनी आसान नहीं है. एक कहावत है, कहते हैं ना, हमारे गांव में लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने बोला है कि ऑप्शन सेलिंग जो करेगा वो अपनी तिजोरी खाली करेगा, ऑप्शन बाइंग जो करेगा वो अपनी जेब खाली करेगा. और वो ऐसा क्यों बोला है मैं समझाता हूं. ऑप्शन बेचता वो है जिसके पास जेब में पैसा ज्यादा होता है, जिसके पास फंड बड़ा होता है, क्योंकि ऑप्शन बेचने के लिए आपको मार्जिन मनी देनी पड़ती है. तो आपकी लीवरेज उतनी ज्यादा नहीं आप ले सकते जितनी लीवरेज आप ऑप्शन बाइंग में ले सकते हो. तो यू नीड मोर मनी टू एंटर इनटू सिमिलर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ऑप्शन सेलिंग एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग. तो ऑप्शन सेलिंग में लीवरेज जो होती है वो कम होती है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है. तो उसको वही बंदा ऑप्शन सेलिंग कर सकता है जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा बोलता हो, और उसके अपने रिस्क हैं. ठीक है. अगर बाजार की दिशा आपकी पोजीशन के उल्ट चल गया बाजार, तो उसमें नुकसान बहुत होता है, और प्रॉफिट तो लिमिटेड है ऑप्शन सेलिंग का. तो उसकी अलग स्ट्रैटेजीज हैं, उसका अलग तरीका करने का, वो सीखने का. वो ऑप्शन सेलिंग सीखने के लिए आपको अलग तरीके की स्ट्रैटेजी सीखनी होंगी, ऑप्शन बाइंग के लिए अलग तरीके की स्ट्रैटेजी सीखनी होंगी. राइट. तो टू सम अप द डिस्कशन, कंक्लूजन ये है कि भैया अगर आपको ज्ञान भी है, ज्ञान किसका, टेक्निकल एनालिसिस का, ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी का, और उसकी ऑप्शन ग्रीक्स को यूज कैसे करना है, आप रिस्क को समझते हो, आप लीवरेज को समझते हो, आपके पास क्षमता है नुकसान बर्दाश्त करने की, आपके पास क्षमता है नुकसान बर्दाश्त करने की, तभी ऑप्शन बाइंग करो. अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मत घुसो. धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.